हेलो दोस्तों, सिंपल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, तैयारी का माहौल बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। यूपीएससी 2020 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे तरीके से देख के बिना कोई बेवकूफी करे उस फॉर्म को फिल करें। बहुत जल्दी मे बी इसी वीक हम लोग अपने चैनल के थ्रू मॉडर्न हिस्ट्री और सी सैट की एक डेडिकेटेड सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आज का टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों पढ़ना चाहिए? इसके दो रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला रीजन है ये इकोनॉमिक्स के बेसिक्स के अंडर आता है, एंड सेकंड रीजन पिछले 2-3 वीक से काफी ज्यादा न्यूज में ये बना हुआ है। रीजन क्या है? जैसे कि यहाँ पे बिजनेस लाइन और हिंदू की कटआउट्स के थ्रू हम लोग देख पा रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एट लाइफ टाइम हाई ऑफ $466.69 बिलियन। मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अपने लाइफ टाइम हाई के लेवल पे रीच कर चुका है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है, $466.69 बिलियन। की वजह से ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें समझना। तो आगे चल के देखते हैं व्हाट आर द डिटेल्स अबाउट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। नेक्स्ट स्लाइड टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन। दिस स्लाइड टॉक्स अबाउट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्या है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? ठीक है, यहाँ पे एक डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को हमने ब्रेक करके लिखा है ताकि जो भी एस्पिरेंट्स हैं जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड में नहीं है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है उन लोगों को समझने में, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना आए। तो क्या है दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को शॉर्ट में फॉरेक्स रिजर्व भी बोलते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एसेट्स। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या है? ये एसेट्स हैं विच आर हेल्ड ऑन रिजर्व। इनको रिजर्व पे रोक के रखा जाता है। किसके द्वारा? बाय सेंट्रल बैंक। अब इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। एक बार फिर से देख लेते हैं व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन शॉर्ट इट इज फॉरेक्स रिजर्व्स। ये एक तरीके के एसेट्स होते हैं जिनको रिजर्व में रखा जाता है, हेल्ड विच आर हेल्ड ऑन रिजर्व। अब रखा है तो किसने रखा है? ये रिजर्व रखा गया है बाय आरबीआई, उस कंट्री के, किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा। ये एसेट्स रिजर्व पे रखे जाते हैं और किस फॉर्म में रखे जाते हैं? हमेशा दोस्तों याद रखिए, हमेशा ये फॉरेन करेंसीज में रखे जाते हैं। अगर जो कोई स्पेसिफिक कंट्री की बात करें, अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कभी भी रुपीज में नहीं रखा जाएगा। ये हमेशा फॉरेन करेंसीज में रखा जाएगा। और फॉरेन करेंसीज में ये नहीं कि एक ही करेंसी होगी, ये बास्केट ऑफ करेंसीज है जिसके अंदर ये रिजर्व एसेट्स की फॉर्म में रखे जाते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्ट्स एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर इंडिया इन केस ऑफ इकोनॉमिक स्लोडाउन। इकोनॉमिक स्लोडाउन अगर होता है, आर्थिक तंगी अगर आती है, उससे सबसे पहले लड़ने के लिए जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोले तो जैसे अगर ह्यूमन बॉडी पे कोई वायरस अटैक करता है तो जो WBC होती है हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। इसी तरह सिमिलरली एनालॉजी यहाँ पे हम फॉलो करें, किसी कंट्री पे, हमारी कंट्री पे, हमारे इंडिया पे अगर इकोनॉमिक आपदा आई है, इकोनॉमिक स्लोडाउन अगर कुछ आया है, तो उसका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो रहेगा वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहेगा। कहीं और से हेल्प मांगने से पहले हम लोग इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को यूज करेंगे अपने इकोनॉमिक स्लोडाउन को डील करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बोला एसेट्स हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या है? ये एसेट्स हैं। ये एसेट्स, तो फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स हैं। वो एसेट्स क्या है दोस्त? क्या वो हमेशा कैश के फॉर्म में रहेंगे? नहीं, यहाँ पे एसेट्स को ब्रेक करके रखा जाता है कैश के फॉर्म में, बॉन्ड की फॉर्म में, टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स के फॉर्म में, प्लस जीसैक, इनको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एसेट्स जो होते हैं जिसकी फॉर्म में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रखे जाते हैं, हेल्ड ऑन रिजर्व बाय आरबीआई, वो कितने प्रकार के होते हैं? कैश की फॉर्म में होता है, बॉन्ड की फॉर्म में होता है, टी ट्रेजरी बिल्स की फॉर्म में होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में होता है। ये बहुत जरूरी फॉर्मेट है, ये आपको याद होने चाहिए। एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं और वो किस फॉर्म में रखे जाते हैं। बेसिकली एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट आर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। किस चीज के लिए डिफेंस? अगर किसी कंट्री पे, एग्जाम्पल इंडिया पे, किसी तरीके का इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है तो उससे फाइट करने के लिए हम इधर उधर से पैसे मांगने से पहले हम लोग अपने फॉरेन एक्सचेंज को खगोलेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे इसी के थ्रू हम अपने जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक स्लोडाउन है उसको टैकल कर सकें, उसको मिटिगेट कर सकें। इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। व्हाट आर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? इन शॉर्ट इट इज फॉरेक्स रिजर्व्स। दीज आर बेसिकली एसेट्स। ये एसेट्स हैं जो कि रिजर्व पे रखे जाते हैं। उनको आज या कल या फिर डेली मरा की रिटेल पर्पसेस के लिए खर्च नहीं किया जाता, ये रिजर्व पे रखे जाते हैं। कौन रखता है इनको रिजर्व में? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व में रखता है, विच इज आरबीआई, और हमेशा फॉरेन करेंसीज की फॉर्मेट में रखता है। अब जैसे कि हमने बोला एसेट्स को ब्रेक करके देखते हैं, कैश की फॉर्मेट में, बॉन्ड की फॉर्मेट में, ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देख लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का ब्रेकअप किस प्रकार। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का ब्रेकअप, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसके ऊपर हम इस स्लाइड में हम लोग इसे कवर नहीं करेंगे बिकॉज ये इकोनॉमिक लेक्चर है और ये सारे टॉपिक्स स्पेशली अपने आप में बड़े टॉपिक्स हैं। इन सब टॉपिक्स में हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी अलग सेपरेट वीडियोस लेके आए। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर और क्या क्या अगर ब्रेकअप किया जाए तो उसके अंदर क्या क्या
कॉन्स्टिट्यूट करता है। सबसे पहला आता है FCA, फॉरेन करेंसी एसेट्स, एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, वो एसेट्स जो फॉरेन करेंसी की फॉर्म में है। कौन रखता है? RBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और एनी अदर कंट्री। सेकंड है SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। दोस्तों ये क्या है? अभी ये आप इसको होल्ड करके चलिए, मैं अगली इमीडिएटली जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो SDR के ऊपर। थर्ड है गोल्ड, गोल्ड रिजर्व्स के फॉर्मेट में भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखे जाते हैं, हालांकि ज्यादा नहीं रखे जाते क्योंकि जरूरी नहीं है, हमारे ऊपर इकोनॉमिक स्लो डाउन आया, हमें हेल्प की, फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, तो गोल्ड जरूरी नहीं है कि अगर हम बेचना चाह रहे हैं तो कोई गोल्ड खरीदना भी चाह रहा होगा। तो लिक्विडिटी का काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहता है गोल्ड में, इसलिए गोल्ड को ज्यादा मात्रा में नहीं रखा जाता, गोल्ड को एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ही रखा जाता है। एंड फोर्थ इज रिजर्व ट्रांसपोजिशन, आज को शॉर्ट में बोलते हैं RTP। तो दोस्तों एक बार फिर से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या है वो हमने पढ़ा, डेफिनेशन हमने देखी, ये एसेट्स होते हैं। अब इसका ब्रेकअप किस प्रकार होता है, इसका ब्रेकअप देख लेते हैं एक बार फिर। लेट्स रिवाइज। फर्स्ट वन इज फॉरेन करेंसी एसेट्स, वो एसेट्स जो फॉरेन करेंसी की फॉर्म में हमारा रिजर्व बैंक होल्ड करके रखता है। सेकंड इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जैसे कि हमने बताया, विल कम अप विद अ सेपरेट वीडियो। थर्ड इज गोल्ड, यहाँ पे एक फैक्ट बताएं, इंडिया ग्लोबली नंबर 1 इंपोर्टर है गोल्ड का। एनुअली 800 से 900 टन ऑफ गोल्ड इंडिया इंपोर्ट करता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम खड़ी जाती है, इंडिया गोल्ड जब इंपोर्ट करता है तो इंडिया का फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटीज हाई करके 10% से बढ़ा के 12.5% कर दी है, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री, गोल्ड इंडस्ट्री, ऑर्नामेंट्स इंडस्ट्री काफी ज्यादा खुश नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बिजनेस इंडिया से नेबर कंट्रीज में जा रहा है वहां पे, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटीज काफी कम। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने यहाँ पे आपको बताया। बिफोर गोइंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स रिवाइज। ब्रेकअप देखें तो ब्रेकअप क्या है। पहला फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का ब्रेकअप में पहला कंपोनेंट आता है फॉरेन करेंसी एसेट्स, एसेट्स जो कि फॉरेन करेंसी के फॉर्मेट में RBI होल्ड करता है। सेकंड इज SDR, थर्ड इज गोल्ड, इंडिया नंबर 1 इंपोर्टर है गोल्ड में, 800 से 900 टन एनुअली इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करता है। करंटली गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई थी, 10 से बढ़ा के 12.5% कर दी गई थी, जिसकी वजह से इंडस्ट्री काफी ज्यादा खुश नहीं है, बिजनेस इंडिया से बाहर जा रहा है। एंड द फोर्थ कंपोनेंट, चौथा कंपोनेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का दोस्तों है रिजर्व ट्रांसपोजिशन, शॉर्ट में बोलते हैं RTP। आप एक और क्विक फैक्ट देख लेते हैं, इंडिया रैंक 7th इन द वर्ल्ड इन फॉरेस्ट रिजर्व। फॉरेस्ट रिजर्व्स के अगर सूची बनाई जाए तो इंडिया का 7वां स्थान है। तो दोस्तों कोई भी सूची है उसमें पहला स्थान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इंडिया का स्थान इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया का स्थान हमने देखा, फॉरेन एक्सचेंज में 7वां स्थान इंडिया होल्ड करता है। पहला स्थान है चाइना, चाइना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की सूची में नंबर 1 पोजीशन होल्ड करता है। सेकंड पोजीशन है जापान की, थर्ड पोजीशन है स्विट्जरलैंड। दोस्तों इंडिया की क्या पोजीशन है? इंडिया की 7th पोजीशन है, चाइना की 1st पोजीशन है, जापान की 2nd पोजीशन है, स्विट्जरलैंड की 3rd पोजीशन है। किसमें? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की ग्लोबल सूची में। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे दोस्तों एक इकोनॉमी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब यहाँ पे RBI का क्या रोल बनता है, पहला पॉइंट यहाँ देख लेते हैं। कुछ पॉइंट, पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए, ये हमारे MCQs में कभी कभी स्टेटमेंट बन के आते हैं और डायरेक्टली ये स्टेटमेंट बन के आते हैं, हमें पता होना चाहिए यस वो करेक्ट है इनकी नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट, RBI मेंटेन्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू रिड्यूस वॉलेटिलिटी इन द फॉरेक्स मार्केट। मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व RBI मेंटेन इसलिए करके रखता है जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उथल पुथल कंट्रोल में रहे, कम रहे। जितनी ज्यादा उथल पुथल रहेगी उतना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगेगा उसको कंट्रोल में लेके आने। कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि उसका इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रहे, हमेशा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ कोई भी इकोनॉमी जाना चाहता है। तो इकोनॉमी यहाँ पे RBI का रोल अगर हम देखें तो ये कहते हैं RBI मेंटेन करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, किस लिए करता है? जो इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी है फॉरेन मार्केट की उसको रिड्यूस करने के लिए। सेकंड पॉइंट, जब रुपी वीक होता है डॉलर के मुकाबले तो RBI क्या करता है? और ज्यादा डॉलर खरीद लेता है। इससे क्या है, अपने रुपए की जो वैल्यू है वो उतनी ज्यादा नहीं गिरती, उसको गिरने से RBI बचाता है। कैसे बचाता है? RBI बाइज मोर ऑफ डॉलर। RBI डॉलर खरीदेगा, डॉलर खरीदने के लिए उसे रुपए देने पड़ेंगे, वो रुपए इकोनॉमी में आएगा, सर्कुलेशन में आएगा, पैसा यूज होगा, डिमांड बढ़ेगी, लोगों के हाथों पैसा आएगा, लोग खर्च करेंगे, ठीक है, कंजम्पशन बढ़ेगा लोगों का, इसी तरह पैसा इकोनॉमी में जाएगा एंड जो हमारे ओवरऑल रुपी की वैल्यू है वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। थर्ड पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट फिर से सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है। जब अगर रुपी वीक होगा RBI डॉलर परचेज करेगा तो बदले में रुपी देगा, रुपी के बदले में डॉलर खरीदा जाएगा। अगर रुपी इन्फ्यूजन होगा मार्केट में, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, डिमांड कंजम्पशन बढ़ेगा। यहाँ पे एक और चीज बढ़ने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है, वो होता है इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे RBI को ये एक्शन, ये जैसे पहले काफी ज्यादा ध्यान में रखता है RBI की इन्फ्लेशन एक सफिशिएंट मार्क
की रीच में रहे, ये ना हो कि नीचे गिर जाए या उससे लिमिटेड उस पर्टिकुलर मार्क से ऊपर उठ जाए, वो भी एक गलत इम्पैक्ट जाता है इकोनॉमी के ऊपर। रिवाइज कर लेते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई का क्या रोल है फॉरेन रिजर्व्स के साथ। तो आरबीआई, पहला पॉइंट दोस्तों, आरबीआई मेंटेन्स फॉरेन रिजर्व टू रिड्यूस वॉलेटिलिटी इन द फॉरेक्स मार्केट। तो आरबीआई मेंटेन करके रखता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की वॉलेटिलिटी, दैट इज उथल पुथल, कम रहे, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, ना कि अनस्टेबिलिटी। सेकंड पॉइंट, रुपी अगर वीक होता है डॉलर के मुकाबले में, तो आरबीआई क्या करता है कि वो बोलता है नहीं नहीं, रुपी तो हमारी इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो डॉलर खरीद लेता है, डॉलर खरीदता है, इसकी वजह से हमारा रुपी फिर से स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। थर्ड पॉइंट, फिर जैसे मैंने बोला, सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है, जब आरबीआई डॉलर खरीदता है तो बदले में रुपी देता है। अब रुपी देगा, वो कहां देगा? वो इकोनॉमी की सर्कुलेशन में जाएगा, वो रुपया लोगों के हाथों में जाएगा वो रुपया। अब लोगों के हाथ में जब जाता है तो क्या बढ़ता है? कंजम्पशन बढ़ता है। कंजम्पशन बढ़ता है, क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स ऊपर नीचे होते हैं। उसकी वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है जो कंट्रोल में रखना चाहता है आरबीआई, दैट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए ही आरबीआई डॉलर को खरीदना और बेचता है। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें आरबीआई का रोल स्थापित करते हैं फॉरेन एक्सचेंज के कंटेक्स्ट में। इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे दोस्तों ये आता है कि भाई रखे क्यों फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो ये बताता है कि कोई भी देश का सेंट्रल बैंक, भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों रखे रिजर्व बैंक। पहला पॉइंट, टू नॉट लेट वैल्यू ऑफ ओन करेंसी टू चेंज स्विफ्टली एंड फ्रीक्वेंटली। भाई हमारी करेंसी क्या है? रुपी। रुपी हमेशा डॉलर के मुकाबले में ऊपर नीचे होती रहती है, जनरली नीचे ही हो। तो ये कह रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने से हमारी जो खुद की करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा जल्दी ऊपर नीचे ना हो, इसलिए एक कंट्री का रिजर्व बैंक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्ड करके रखता है। सेकंड, कंट्रीज विद अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू कीप द वैल्यू ऑफ देयर करेंसी लोअर देन यूएस डॉलर। बहुत कंट्रीज होती हैं जहां पे एक्सचेंज रेट जो होता है वो फ्लोटिंग होता है, मतलब फिक्स नहीं होता। समय के अनुसार, इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अनुसार, ग्लोबल सिनेरियोस के अनुसार वो अपना एक्सचेंज रेट को चेंज करते रहते हैं, वो फ्लोटिंग रहता है, मतलब फिक्स नहीं रहता। वहां पे अपनी करेंसी को नीचे रखने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का यूज होता है, ठीक है। हालांकि इंडिया ये नहीं करता, बट कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने का इकलौता रीजन ये है कि उनकी वैल्यू डॉलर के मुकाबले हमेशा नीचे रहे, तो इसलिए वो लोग फॉरेन जो एक्सचेंज रेट है उनका वो फ्लोटिंग होता है। सेकंड रीजन हमने देख लिया। थर्ड रीजन, टू हैंडल, बहुत ही जनरल जेनेरिक रीजन है, टू हैंडल इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर आपकी कंट्री में इकोनॉमिक स्लोडाउन या मेल्टडाउन आया है तो यहाँ वहां दूसरी कंट्री के आगे हाथ पैर फैलाने से अच्छा होता है कि हम लोग अपना खुद का सेविंग, अपना खुद का रिजर्व में जाके एक्सप्लोर करें और इकोनॉमिक मेल्टडाउन को टैकल करें। थर्ड पॉइंट, टू एंश्योर दैट अ कंट्री मीट्स इट फॉरेन ऑब्लिगेशंस एंड लायबिलिटीज। बहुत सारी फॉरेन ऑपरेशंस होते हैं जिनके लिए डॉलर ही चाहिए होता है। उन सारे ऑपरेशंस के लिए अगर कंट्री को स्पेसिफिक डिमांड्स हैं, उसकी लायबिलिटीज मीट करनी होती हैं, उनके ऑपरेशंस ऑन सस्टेनेबल एंड रेगुलर बेसिस पूरे करे जाएं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनके रिजर्व में डॉलर रहे, उनके रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसीज के रिजर्व्स रहे। तो ये सारी फॉरेन ऑब्लिगेशंस एंड लायबिलिटीज पूरी करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज काफी ज्यादा जरूरी। एक बार फिर से दोस्तों रिवाइज करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्यों रखना चाहिए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, हमारे खुद की कंट्री की करेंसी को बहुत जल्दी, स्विफ्टली या फ्रीक्वेंटली ऊपर नीचे ना होने देना। अगर हमारे पास रिजर्व्स हैं तो हमारी करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे नहीं जाएगी डॉलर के मुकाबले। दूसरा, बहुत सारी कंट्रीज कोशिश करती हैं कि उनकी जो वैल्यू है करेंसी की वो डॉलर से नीचे रहे, बिकॉज दे यूज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम यूज करने की वजह से वो हमेशा ये चाहती हैं कि उनकी करेंसी डॉलर से नीचे रहे, एंड इसके लिए उनको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बना के रखने पड़ते हैं। जरूरत के टाइम पे वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को यूज करते हैं, बाहर से पैसा नहीं लेते। टू हैंडल इकोनॉमिक क्राइसिस, कंट्री में मेल्टडाउन आया है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, पैसा नहीं है सिस्टम के पास, तो वो बाहर से पैसा लैंड लेने की बजाय सेविंग की तरफ जाते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसकी तरफ जाते हैं। उसमें क्योंकि बहुत तरीके की करेंसीज होती हैं, मिक्स ऑफ करेंसीज होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे। रिजर्व्स की वजह से हमारा क्राइसिस हैंडल हो जाता है और लिक्विडिटी बनी रहती है, लोगों के हाथ में पैसा बना रहता है। टू एंश्योर दैट द कंट्री मीट्स द फॉरेन एप्लीकेशन, बहुत सारे सिनेरियोज हैं, फॉरेन एप्लीकेशंस हैं, ऑपरेशंस हैं, लायबिलिटीज हैं, जैसे कि तेल खरीदना, कच्चा तेल खरीदना, ये सारी चीजें डॉलर में, फॉरेन करेंसीज में होती हैं, तो इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी ऑपरेशंस माना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों, यहाँ पे हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में काफी कुछ जाना। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग यहाँ जान लेते हैं। ये फिगर हमें बताता है 2015 से लेकर 2019 तक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ते चले गए हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आता है कि पिछले 5 सालों में फॉरेन इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़े हैं, अपवर्ड ट्रेंड रहा है या नेगेटिव ट्रेंड रहा है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड रहा है, बढ़ते गए हैं। एंड हालांकि पिछले लास्ट हफ्ते में ऑल टाइम हाई
फॉरेन एक्सचेंज फिगर टच किया है, ये फैक्ट में पता होना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी करेंसीज करंटली मेक अप द एसडीआर। और तो दोस्तों भी एसडीआर हमें पढ़ा नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं। एसडीआर के अंदर यूएस का डॉलर, यूरो, चाइनीज का युआन एंड जापानीज येन एंड स्टर्लिंग पाउंड, ये 5 करेंसीज ब्रेकअप कॉन्स्टिट्यूट करती हैं एसडीआर का। सेकंड क्वेश्चन, Which currency joined IMF's SDR most recently and when? तो दोस्तों यहाँ पे बता देता हूँ, 2016 से पहले चाइनीज युआन SDR के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता था। ये 2016 में IMF ने डिसाइड किया कि हमको अपना SDR के ब्रेकअप के अंदर एक और करेंसी लेके आना है, जो कि होगी चाइनीज युआन। सबसे रिसेंटली देखा जाए कौन सी करेंसी आई है SDR के अंदर, दैट इज चाइनीज युआन कब आई, 2016 के अंदर। ठीक है दोस्तों, हमने काफी ज्यादा फैक्ट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर देखे, कुछ एक तो एमसीक्यूज से रिलेटेड फैक्ट्स भी पढ़े। मैं चाहता हूं, बिकॉज इकोनॉमी का काफी ज्यादा टीडियस पोर्शन है, आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए। बहुत जल्दी हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी लेके आएंगे। तो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। क्या है, सब्सक्राइबर्स के नंबर अगर बढ़ते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है हर वीडियो के साथ। एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि एक जो ये ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसका फायदा सबको हो। एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, आइडियाज हैं और टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं हम और वीडियोस बनाएं, प्लीज कमेंट, वील ट्राई टू कवर देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में।